दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो ऑप्शन है हमारे पास स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। मानचित्र क्या पढ़ा रहे हैं, मैप को पढ़ाना है और उनमें उसके लिए क्या है आवश्यक कौशल शामिल है। इसमें से कौन सा आवश्यक कौशल शामिल है मैप को पढ़ाने के लिए? तो मैप पढ़ाना है यानी कि मानचित्र। तो मैप से क्या नॉलेज मिलती है हमें? स्थान की, दूरी और दिशाओं की। ठीक है, तो स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, यही तो पूछ रहे हैं, पाचन क्रिया की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है पाचन क्रिया। तो ऐसा क्यों होता है, एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है क्यों? क्योंकि जो उसके सतह का क्षेत्रफल क्या है, बढ़ जाता है भोजन के साथ में ना। जब भोजन जाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, पेट के अंदर क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। बच्चों को रेलवे का टिकट दिखाने का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये बताना है उसमें। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में हमारा पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है। ठीक है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ये भी गलत ऑप्शन है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी गलत ऑप्शन है हमारा, है ना। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने के अवसर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं बताना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इसमें से तीन तो हमारे उद्देश्य होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा उद्देश्य नहीं है, तो वही बताना है। देखो, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, सही बात है, ये भी ऑप्शन है हमारा, है ना। हमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। और बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन मनस्चालक कौशलों का विकास में सहायक होती है, ये भी सही ऑप्शन है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना, देखो ये उसमें हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बोझ डालना। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये नहीं करना चाहिए हमें ईवीएस की कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ठीक है, भैंस की पीठ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर है हमारे पास, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर खाना पसंद करता है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, गाने थोड़ा ही गाएगा वो। बुगले उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है, ये भी गलत ऑप्शन है। उसका मेन कारण है वहाँ पे भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है ना। बुगला क्यों बैठता है? जो भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है वो, भैंस की पीठ पर बैठ के। तो यही पूछ रहे हैं, जो बगुला होता है वो क्यों बैठा दिखाई देता है भैंस की पीठ पे? क्यों क्यों बैठा होता है वो? क्योंकि वो खाना होता है उसको कीट को, है ना, परजीवी कीट खाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का एक उद्देश्य है, ये बताना है हमें। 86 में, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, और इसलिए हम उनको पर्यावरण पढ़ाते हैं। ठीक है, पर्यावरण की क्लास क्यों होती है बच्चों की, इससे वो अपने अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ सके। तो सबसे में करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दिए हमारे पास बच्चों को तकनीकी शब्दावली परिभाषा को परिचित कराना, शब्दावली थोड़ा ही बनाएंगे। बच्चे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी गलत ऑप्शन है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए ये बताना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बेस्ट आंसर है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कवथन यानी कि उबलना, कवथन किसे कहते हैं, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर बताइए क्या होता है। ठीक है, तो ये साइंस का है, साइंस से रिलेटेड है। प्राइमरी लेवल पे हम साइंस जो होती है वो हमारे ईवीएस की क्लास में ही होती है। ठीक है, तो इसका बताना है हमें। कवथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। कवथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि कवथन नहीं। कवथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें अंतर बताना है, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो देखो इसमें दिया है कि वाष्पीकरण किसी भी स्थान पर हो सकता है, जबकि कवथन नहीं, है ना। वाष्पीकरण कहाँ, वाष्पीकरण कहीं भी हो सकता है। हम ठंड में बाहर जाएंगे तो हमारे मुंह के अंदर से जो वाष्प निकलती है वो भी क्या है, एक वाष्पीकरण है ना। लेकिन अगर हम घर के बाहर हैं और वो क्या उबलने की प्रक्रिया को नहीं समझा सकते हम, है ना, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी डिग्री हो, वो वाष्पीकरण हो सकता है, जबकि कवथन नहीं। कवथन कब होगा, जब किसी चीज़ को हम 100 डिग्री से, मतलब जब किसी चीज़ को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालेंगे तभी क्या होगा, कवथन होगा, है ना। उबलना कैसे बोलते हैं, पानी जब हम उबालते हैं, जब वो उबलता है तो उसका जो टेम्परेचर जब 100 डिग्री होता है तभी उबलता है। वो 100 से कम होगा तो उबलेगा नहीं वो। ठीक है, 100 डिग्री जब चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कवथन। ठीक है, और वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पुरुष जिसका रक्त ओ पॉजिटिव है, ठीक है, क्या क्या बताना है, ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। ठीक है, एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप कितना है, ओ, और ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह में ओ होने की संभावना है। तो ये बताना है कि कितनी ओ होने की इसकी संभावना होगी। तो इसमें दिया है हमारे पास 75%, बी दिया है 50%, और सी है हमारा 100%, और डी है हमारा 25%। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओ अगर ए समूह वाली स्त्री से शादी करेगा तो उसके क्या रहते हैं, 50-50 चांसेस रहते हैं। ठीक है, 50-50% हमारे क्या चांस रहते हैं, वो ए, मतलब जो बच्चा होगा वो ए पॉजिटिव वाला भी हो सकता है ना, ओ पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। तो इसमें हमारा 50% ये चांस रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चांस रहते हैं, आशंका रहती है कि भाई 50%, 50-50% रहती है। ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ओ वाले होते हैं तब तो 100% ओ पॉजिटिव ही होगा, है ना। अगर दोनों दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, मेल का भी और फीमेल का भी, तो तब क्या होगा हमारा 100%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ओ जब मैरिज कर रहा है ए से तो ये 50% चांस रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, टूटता तारा उल्का है, ये बताना है टूटता तारा उल्का है कि तो वो क्या है, मतलब किसके समान है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या है, टूटता तारा उल्का किसको कहते हैं, उल्काब होता है वो एक जो जो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है, आग पकड़ लेता है और नष्ट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो मतलब वायु के साथ जब क्या घर्षण, जब वो इसके
वायुमंडल में आएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, तो जो हवा होती है हमारे, हवा के साथ वो क्या करेगा, घर्षण करेगा, और घर्षण होने के कारण क्या होगा, वो आग पकड़ लेगा, ठीक है, टूटता हुआ तारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए इनमें से वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। देखो, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में अगर हम बच्चों को बांट रहे हैं तो वो तो निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा हमारा, निगेटिव, इसको तो नहीं करना है, ठीक है, ये तो हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। अगला है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ये भी प्राथमिक स्तर पर पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए, तो बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।